अब देखिए विंड पावर प्लांट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विंड पावर प्लांट। इसमें पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। विंड पावर प्लांट लगाने के लिए साइट का चयन। विंड पावर प्लांट को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पवन का वेग 6 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड तक हो। विंड पावर प्लांट में ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पेड़ पौधे ना हो, क्योंकि पेड़ पौधे हवा को रास्ते में रुकावट उत्पन्न करेंगे। जमीन सस्ती और ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था हो, इसके लिए रेगिस्तान, समुद्र तट जैसे स्थानों को उचित माना गया है। विंड पावर प्लांट के फायदे: प्रदूषण नहीं होता है, फ्यूल का कोई खर्चा नहीं होता है, यह 24 घंटे या पूरे वर्ष भर बिजली उत्पन्न कर सकता है, रनिंग कास्ट बहुत कम होती है। विंड पावर प्लांट के नुकसान: ज़्यादा कैपिटल कास्ट होता है, ज़्यादा शोर होती है, वेरिएबल वोल्टेज देता है, वेरिएबल ज़्यादा जगह घेरता है। जैसलमेर विंड पावर प्लांट जैसलमेर में है, ठीक है। मुपालल ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु विंड पावर है। और चिटगांव चाइगॉन चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट, इसका देखना पड़ेगा। चलिए, विंड टरबाइन के प्रकार: हॉरिजॉन्टल क्षैतिज टरबाइन, यहाँ देखिए क्षैतिज टरबाइन लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सिंगल ब्लेड है, ये डबल ब्लेड है। अब ये ठीक है। और देखिए वर्टिकल ऊर्ध्वाधर टरबाइन सेरोविनियस यह सस्ता होता है, यह हल्का होता है, कम स्पेस जगह करता है, यह सेल्फ स्टार्ट होता है। कौन सा? सेरोविनियस वर्टिकल टरबाइन इसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल टरबाइन ये है, हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल है, वर्टिकल। डेरिवियस ये सेल्फ स्टार्टर नहीं होता, यह महंगा होता है। डेरिवियस, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल। वर्टिकल में दो होते हैं, सेरोविनियस होता है और एक डेरिवियस होता है। देखिए सेरोविनियस जो होता है सेल्फ स्टार्टर होता है, ये सेल्फ स्टार्टर नहीं होता है। कौन? डेरिवियस। टाइप ऑफ द विंड पावर प्लांट, कितने टाइप होता है? तो देखिए VVV, ट्रिपल VF, इसको वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइप बोलते हैं। पहला क्या है? वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइप होगा, इसको VVVF बोलते हैं। अब दूसरा कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, CVCF को बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टाइप हो गया। तीसरा तुम्हारा हो जाएगा कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, इसका होता है CVVF होता है, ठीक है। कम रेटिंग के लिए विंड पावर प्लांट में DC जनरेटर लगाते हैं। कम अगर रेटिंग चाहिए तो विंड प्लांट में DC जनरेटर लगाते हैं, तथा ज़्यादा रेटिंग के लिए विंड प्लांट में इंडक्शन जनरेटर व सिंक्रोनस जनरेटर लगाते हैं। लेकिन ज़्यादातर विंड पावर प्लांट में इंडक्शन जनरेटर ही लगाते हैं, ठीक है। कम रेटिंग चाहिए होगा तो विंड पावर प्लांट में DC जनरेटर लगाएंगे, तथा ज़्यादा रेटिंग के लिए विंड पावर प्लांट में इंडक्शन जनरेटर या सिंक्रोनस जनरेटर लगाएंगे। ज़्यादातर इंडक्शन जनरेटर का ही यूज करते हैं पावर प्लांट में, विंड पावर प्लांट में। चलिए आगे देखते हैं। विंड पावर प्लांट का लेआउट दिया है। पहले विंड टरबाइन लगा हुआ है, गति को एडजस्ट स्पीड कंट्रोल कौन करता है? गति को एडजस्ट स्पीड कंट्रोल कौन सा है? ब्रेकिंग सिस्टम है। अंत में जनरेटर लगाओ, सप्लाई मिलेगा। ये गियर बॉक्स से गति को एडजस्ट करता है ये। जियोथर्मल मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है। पुगावेली ये जम्मू कश्मीर में है। इस पावर प्लांट में पृथ्वी के अंदर की हीट का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। जियोथर्मल में क्या किया जाता है? इस पावर प्लांट में पृथ्वी के अंदर की हीट का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। देखिए कोर है, मेंटल हो गया, और क्रस्ट ऊपर वाला हो गया। अब देखिए केविटी रिक्त स्थान हो गया। यहाँ 30 किलोमीटर अंदर जाएंगे सरफेस एरिया से,
ठीक है। उसके बाद देखिए कोल्ड वाटर इधर से आ रहा है, इधर से फिर कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ देखिए केविटी बना हुआ है, इधर गया टरबाइन लगी हुई है, फिर अल्टरनेटर लगा हुआ है। इस तरह हमारा ये जियोथर्मल काम करेगा। टाइडल पावर प्लांट, लूनार डे 24 घंटे 50 मिनट के होते हैं, प्रत्येक दिन में 2 बार टाइड्स आता है। ठीक है। कभी भी रिन्यूएबल एनर्जी का यह भी रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता, यह हमेशा बिजली बनाता है। ये देखिए ज्वार है, स्प्रिंग नीफ, ज्वार भाटा, फ्यूल का कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखिए गेट गेट लगा हुआ है, ऊपर नीचे बेसिन इधर है, और ऊपर ज्वार है, नीचे भाटा है, पानी को स्टोर करने की जगह इधर है। अब देखिए जब समुद्र में ज्वार आते हैं तो ऊपर वाला गेट खुल जाता है, ऊपर जो गेट लगा है ना पहला वाला, वो खुल जाएगा, तथा पानी बेसिन में इकट्ठा हो जाती है और बेसिन में पानी भर जाएगा। तथा जब समुद्र में भाटा आता है तो नीचे वाला गेट खुलता है और पानी इकट्ठा हो जाता है बेसिन में। ठीक है। इस तरह ये काम करता है। ओटी OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्ज कन्वेंशन, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वेंशन, इसमें समुद्र के पानी की हीट को बिजली पैदा करने में यूज करते हैं, समुद्र के पानी की हीट को बिजली पैदा करने में यूज करते हैं। देखिए डेरिएटर लगा हुआ है, यह समुद्री पानी को छानकर तत्वों को अलग कर देता है, हानिकारक तत्वों को अलग कर देता है। कौन? डेरिएटर। हीट एक्सचेंजर लगा है, अशुद्धियाँ अलग हो जाएंगी। हीट एक्सचेंजर लगा है, फिर उसके बाद कंडेंसर लगा है, और उधर टरबाइन लगा है, लास्ट में अल्टरनेटर लगा है। अब देखिए हमेशा बिजली पैदा की जा सकती है। ठीक है। और यह रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है, यह फ्री मिलता है, यह रनिंग चार्ज काफ़ी कम है, यह मौसम पर निर्भर नहीं करता है। वेरिएबल लोड एट ए पावर स्टेशन, वेरिएबल लोड एट पावर स्टेशन, देखिए बेस लोड, जो लोड 24 आवर्स पावर स्टेशन पर एक समान रूप से जुड़ा हो वह बेस लोड कहलाता है। मतलब ये 24 घंटा काम करते रहेंगे। ठीक है। बेस लोड में क्या होगा, जो लोड 24 आवर्स पावर स्टेशन पर एक समान रूप से जुड़े होते हैं वह बेस लोड कहलाते हैं। इसी तरह पीक लोड क्या होता है, बहुत पूछता है। जो लोड कुछ स्पेशल घंटों के लिए ही प्लांट पर जुड़ता है उसे पीक लोड कहते हैं। जो लोड कुछ स्पेशल घंटों के लिए ही प्लांट पर जुड़ता है उसे पीक लोड कहते हैं। इंडिया में पीक लोड 6 PM से 10 PM तक होता है। इंडिया में 6 PM से 10 PM पीक लोड आवर्स माने जाते हैं। कितने से? 6 से 10। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए पहला वाला MW उधर दिया है, इधर दिया है टाइम 0 से 12 और 24। इसमें क्या है, सारे रेखाएं जो मिले हैं पैरेलल मिले हैं। ये हाइड्रो पावर प्लांट के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, बिग न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए बेस लोड, हाइड्रो रन ऑफ रिवर डैम। ठीक है। अब देखिए दूसरा वाले में देखिए MW है, यहाँ 6 से 10 के बीच में दिखाया गया ना पीक। ठीक है। अब देखिए जब पीक के लिए कौन कौन सा यूज होता है, देखिए पुराने हाइड्रो पावर प्लांट यूज होंगे, हाइड्रो पॉन्डेस की पीक लोड, न्यूक्लियर। अब देखिए ये सब कहाँ है, जब पीक के लिए यूज होंगे। ठीक है। हाइड्रो के साथ पुराने हाइड्रो पावर प्लांट हाइड्रो पॉन्डेस के साथ ये यूज होता है, और पीक लोड। ठीक है। न्यूक्लियर भी हो गया, छोटे न्यूक्लियर जो होंगे वो पीक लोड के लिए ही यूज करेंगे। लोड कर्व क्या होता है, इसे समय व लोड के बीच में खींचा जाता है। लोड कर्व को समय और लोड के बीच खींचा जाता है। देखिए मेगावाट है, उधर लोड है, इधर आपका समय दिया है T1 पे। अब देखिए पहला है A0 से T1 तक A वाट मेगावाट, B मेगावाट, फिर C मेगावाट, D मेगावाट, E मेगावाट। इस तरह लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अब देखिए अधिकतम लोड क्या होता है, अधिकतम मांग, पावर स्टेशन पर 24 घंटे में जो अधिकतम लोड जुड़ता है उसे अधिकतम मांग व अधिकतम लोड कहते हैं। पावर स्टेशन पर 24 घंटे में जो अधिकतम लोड जुड़ता है उसे अधिकतम मांग व
अधिकतम लोड कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर दिया है ना डी एम ओमेगा दिया है ना, ये सबसे ज़्यादा है, इसी को क्या बोलेंगे, एम डी बोलेंगे, मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, आगे औसत लोड, एवरेज लोड, औसत मांग। लोड कर्व का क्षेत्रफल यह बताता है कि प्लांट में कितनी यूनिट बिजली पैदा हुई है। लोड कर्व का क्षेत्रफल क्या बताएगा कि प्लांट से कितनी यूनिट बिजली पैदा हुई है। लोड कर्व का क्षेत्रफल क्या है, उत्पन्न होने वाली यूनिट बिजली, यूनिट जनरेटेड इन टाइम प्लस आवर्स। औसत लोड इक्वल टू होता है 24 घंटे में उत्पन्न होने वाला बिजली अपॉन 24 घंटे, 24 घंटे में उत्पन्न होने वाली बिजली अपॉन 24 घंटे, इसको औसत लोड बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, औसत लोड अपॉन अधिकतम मांग, औसत लोड अपॉन अधिकतम मांग, यानी एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, इसको लोड फैक्टर बोलते हैं। यह सदैव 1 से कम होता है। नॉर्मल डोमेस्टिक लोड के लिए यह 20% के आसपास होता है। स्टेशन पर लोड वेरिएशन को दर्शाता है, स्टेशन पर लोड वेरिएशन को दर्शाता है। लोड फैक्टर टी समय में उत्पन्न होने वाली यूनिट तथा अधिकतम मांग इंटू समय टी आवर्स, अधिकतम मांग मैक्सिमम डिमांड। तो देखो टी समय में उत्पन्न होने वाला यूनिट एल एफ, लोड फैक्टर इंटू मैक्सिमम डिमांड इंटू टाइम, ये क्या हो जाएंगे, टी समय में उत्पन्न होने वाले यूनिट हो जाएंगे। मांग कारक क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, ये भी 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, अलग अलग अधिकतम मांग का योग अपॉन पावर स्टेशन पर अधिकतम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड एट पावर स्टेशन, इन दोनों का रेशियो जो होगा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, यह सदैव 1 से ज़्यादा होता है। डाइवर्सिटी फैक्टर और लोड फैक्टर यदि उच्च वोल्टेज का हो तो उत्पन्न होने वाली बिजली की कीमत कम हो जाएगी। अगर दोनों उच्च वैल्यू का हो तो उत्पन्न होने वाली बिजली की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किस कंडीशन में, डाइवर्सिटी फैक्टर और लोड फैक्टर, ये अगर इनकी वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा होगी तो बिजली की कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोड फैक्टर को एल से दिखाया गया है, पीसी प्लांट कैपेसिटी, पीसी प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, तो एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी हो जाएगा, एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी हो जाएगा। इसी तरह प्लांट कैपेसिटी इधर आ जाएगा तो एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हो जाएगा। रिवर्स कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। अब देखिए प्लांट कैपेसिटी क्या है, एवरेज लोड अपॉन पीसीएफ माइनस और मैक्सिमम डिमांड एवरेज लोड अपॉन लोड फैक्टर। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एक बिजली से उत्पन्न मांग, अधिकतम मांग 100 मेगावाट है, यदि सालाना लोड फैक्टर 40% है तो एक वर्ष में उत्पन्न की गई बिजली ज्ञात कीजिए। एक वर्ष में उत्पन्न हुई बिजली लोड फैक्टर इंटू मैक्सिमम डिमांड गुणे टाइम, सबको गुणा करेंगे आ जाएगा। एक जनरेटिंग स्टेशन पर 43 मेगावाट का लोड जुड़ा है और वह अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, वह 61.5 × 10⁶ यूनिट एक वर्ष में उत्पन्न करता है, तो ज्ञात कीजिए डिमांड फैक्टर, एवरेज लोड, लोड फैक्टर और मैक्सिमम। अब देखिए पहला डिमांड फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड अपन कनेक्टेड लोड, तो यहाँ मैक्सिमम डिमांड क्या है 20 है और कनेक्टेड लोड कितना है 43 है, दोनों का भाग देंगे 0.46 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डिमांड फैक्टर आ जाएगा। औसत लोड क्या होता है, एक वर्ष में उत्पन्न बिजली कितना हो रहा है 61.5 × 10⁶ और डिवाइड कितने से करेंगे 8760 से, तो ये मिला 7 मेगावाट लगभग। ठीक है, ये क्या है एवरेज लोड। लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, औसत लोड, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.35 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा लोड फैक्टर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक डीजल बिजली संयंत्र पर, एक डीजल बिजली संयंत्र पर अलग अलग उपभोक्ता के अधिकतम मांग निम्न प्रकार से, उपभोक्ता ए 1500 किलोवाट, उपभोक्ता बी 750 किलोवाट, उपभोक्ता सी 100 किलोवाट, उपभोक्ता डी 450 किलोवाट।
यदि स्टेशन पर अधिकतम मांग 2500 किलोवाट है तो डाइवर्सिटी फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो डाइवर्सिटी फैक्टर सारे लोड को जोड़ देंगे अपॉन मैक्सिमम लोड हो जाएगा, अधिकतम मांग 1.2 आ रहा। पावर स्टेशन पर उत्पन्न होने वाली बिजली का मूल्य 3 प्रकार के मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया। देखिए, पहला फिक्स्ड कास्ट, स्थिर मूल्य। यह मैक्सिमम डिमांड व जनरेटेड यूनिट से स्वतंत्र होता है। इसमें मतलब मैक्सिमम डिमांड भी नहीं रहता है और जनरेटेड कितना जनरेट यूनिट किया गया ये भी नहीं रहता इंक्लूड। इसमें सिर्फ एक कास्ट में ज़मीन के लिए लोन अमाउंट पर ब्याज होता है, वो फिक्स कास्ट है। और उच्च स्तरीय अधिकारियों का वेतन और ज़मीन के लिए लोन अमाउंट पर ब्याज, ये फिक्स कास्ट में आएंगे। सेमी फिक्स में आएंगे, यह मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर करता है तथा उत्पन्न होने वाली यूनिट से स्वतंत्र होता है। मशीनों के लिए लोन पर ब्याज, डिप्रिसिएशन कास्ट, मैनेजमेंट ऑफिसर्स की सैलरी, ये सब किस में आएंगे? सेमी फिक्स कास्ट में आएंगे। चलिए, रनिंग कास्ट, यह उत्पन्न होने वाले यूनिट पर निर्भर करता है। जैसे फ्यूल हो गया, मेंटेनेंस हो गया, प्लांट को चलाने के लिए स्टाफ की सैलरी हो गई। डेप्रिसिएशन कास्ट क्या होता है? किसी भी सामान की कीमत में समय के साथ साथ जो गिरावट आती है उसे डेप्रिसिएशन कास्ट कहा जाता है। ये देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, सिंकिंग फंड मेथड हो गया, डिमिनिशिंग मेथड हो गया, 3 पॉइंट सेमी फिक्स। अब देखिए, कास्ट क्या, 3 पॉइंट तीनों ऐड होगा। पहला फिक्स कास्ट प्लस सेमी कास्ट प्लस रनिंग कास्ट। देखिए, ए प्लस बी किलोवाट हो गया, किलो आवर्स हो गया। तीसरा सी प्लस किलो वाट्स आवर्स हो गया। ठीक है, इसमें फिक्स भी रहेगा, सेमी फिक्स रहेगा, रनिंग भी रहेगा। 2 पॉइंट में बी किलोवाट प्लस सी किलोवाट पर आवर, ये सेमी फिक्स और रनिंग होगा, लास्ट वाले दोनों होंगे, ये 2 पॉइंट फॉर्म हो जाएंगे। इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।